Introducing the Current Affairs Workbook. It is an activity-driven learning comprising summaries, quick facts, MCQs, true-false statements, mains practice questions, and ethics case studies, consolidated into a comprehensive workbook. Dive into our monthly magazine summary, a concise overview capturing key insights, events, and trends of the month. Unlock the power of our Quick Facts block, your rapid reference toolkit with essential facts, figures, and critical statistics. Experience our dynamic activities like MCQs and true-false statements to subjective questions and ethics case studies that refine your analytical thinking and articulation skills. Track your progress with our dedicated self-evaluation page, your personal growth monitoring and improvement tool. नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। प्रधानमंत्री ने समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने पर जोर दिया। श्रीलंका के राष्ट्रपति पदभार ग्रहण करने के बाद पहली विदेश यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। भारत खनिज कूटनीति यानी मिनरल डिप्लोमेसी को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ENWR आधारित प्लेज फाइनेंसिंग के लिए क्रेडिट गारंटी योजना CGS-NPF का शुभारंभ किया गया। वेस्ट टू वर्थ मैनेजिंग इंडियाज अर्बन वाटर क्राइसिस थ्रू वेस्ट वाटर रीयूज रिपोर्ट जारी की गई। डिजिटल युग में प्रौद्योगिकी समर्थित जेंडर आधारित हिंसा यानी TFGBV से निपटने की चुनौती बढ़ रही है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। प्रधानमंत्री ने समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने पर जोर दिया। संविधान सभा के विचारों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने धर्म के आधार पर मौजूदा अलग अलग पर्सनल लॉस के स्थान पर एक पंथ निरपेक्ष नागरिक संहिता की आवश्यकता पर बल दिया है। चलिए सबसे पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी के बारे में समझते हैं। समान नागरिक संहिता यूसीसी एक ऐसे एकल कानून को कहते हैं जो सभी नागरिकों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे कि विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत पर लागू होता है। यह संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आता है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। इसकी मौजूदा स्थिति को देखें तो हाल ही में 2024 में उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा गोवा में पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 के माध्यम से समान प्रावधान लागू है। अब सवाल आता है कि आखिर यूसीसी की आवश्यकता क्यों है। आपको बता दें कि इसका सबसे पहला कारण है राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ावा देना। इससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली प्रथाओं की समाप्ति होगी। दूसरा है भारत की सामाजिक व्यवस्था में सुधार करना। इससे महिलाओं के साथ भेदभाव करने वाली और अन्यायपूर्ण प्रथाओं को समाप्त किया जा सकेगा। और तीसरा है एकरूपता को बढ़ावा देना। यह आपराधिक कानूनों की तरह धर्म से निरपेक्ष सब पर समान रूप से लागू होगी। ऐसे में अब ये जानते हैं कि यूसीसी के कार्यान्वयन के समक्ष कौन सी चुनौतियां मौजूद हैं। इसमें पहली है संविधान के सुरक्षात्मक प्रावधानों के विरुद्ध। 5वीं और 6ठी अनुसूची में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के लिए उनकी परंपरागत प्रथाओं को संरक्षित करने हेतु अलग प्रावधान किए गए हैं। और दूसरी है सैद्धांतिक मतभेद, जिसमें समान नागरिक संहिता पर इस विश्वास के आधार पर आपत्तियां उठ सकती हैं कि समुदायों की परंपराओं और धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करती है। आगे बढ़ते हुए यूसीसी के पक्ष में कुछ विचार भी जान लेते हैं। KM मुंशी के अनुसार समान नागरिक संहिता संविधान की पंथ निरपेक्षता को कायम रखने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर का मानना है कि यूसीसी समुदायों के बीच सौहार्द स्थापित करेंगी। अंत में निष्कर्ष भी समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो बेगम 1985, सरला मुदगल 1995 आदि मामलों में पर्सनल लॉ से उत्पन्न समस्याओं के समाधान हेतु समान नागरिक संहिता यूसीसी की आवश्यकता पर बल दिया था। हालांकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अलग अलग समुदायों की भावनाओं से सामंजस्य स्थापित करते हुए इसे लागू किया जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीलंका के राष्ट्रपति पदभार ग्रहण करने के बाद पहली विदेश यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए हैं। इस दौरान उन्होंने और भारतीय प्रधानमंत्री ने बैठक की। बैठक में इन मामलों पर चर्चा की गई। पहला मामला है ऋण समर्थन। श्रीलंका ने 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आपातकालीन वित्त पोषण व विदेशी मुद्रा सहायता के लिए भारत की सराहना की है।
साथ ही उन्होंने आधिकारिक ऋणदाता समिति OCC के सह अध्यक्ष के रूप में भारत की भूमिका सहित श्रीलंका की ऋण पुनर्गठन प्रक्रिया में भारत की महत्वपूर्ण सहायता को भी स्वीकार किया। आपको बता दें कि ऑफिशियल्स क्रेडिटर्स कमिटी यानी OCC के अंतर्गत वर्ष 2023 में 17 देशों ने OCC का गठन किया था। यह समिति श्रीलंकाई अधिकारियों के ऋण समाधान अनुरोध पर चर्चा के लिए बनाई गई है। इसकी सह अध्यक्षता भारत, जापान और फ्रांस करते हैं। इस समिति में पेरिस क्लब ऋणदाताओं के साथ साथ अन्य आधिकारिक द्विपक्षीय ऋणदाता भी शामिल हैं। दूसरा, व्यापार और निवेश सहयोग, जिसमें दोनों देशों ने 1998 में हस्ताक्षरित भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते ISFTA की भी सराहना की। 2023-24 में दोनों देशों के बीच पण्य व्यापार 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। हालांकि भारत श्रीलंका के साथ व्यापार अधिशेष की स्थिति में है। आपको बता दें कि दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि अब ऋण संचालित मॉडल से निवेश संचालित साझेदारी की ओर रणनीतिक बदलाव की आवश्यकता है। तीसरा, सामरिक एवं रक्षा सहयोग। दोनों देश पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक खतरों का मुकाबला करने तथा मुक्त, खुली व सुरक्षित समुद्री व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि भारत के निकटतम समुद्री पड़ोसी के रूप में श्रीलंका ने भारत की सुरक्षा या क्षेत्रीय स्थिरता के लिए हानिकारक किसी भी क्षेत्रीय कार्रवाई को रोकने की प्रतिबद्धता जताई है। इसी के साथ श्रीलंका ने समुद्री क्षेत्र संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए श्रीलंका में समुद्री बचाव और समन्वय केंद्र की स्थापना के लिए भारत का आभार भी व्यक्त किया। और आखिर में है क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग। भारत ने कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का समर्थन किया तथा श्रीलंका की क्षेत्रीय सुरक्षा पहलों का समर्थन करने की प्रतिबद्धता जताई। चलिए अब अंत में मत्स्य पालन संबंधी मुद्दों पर ध्यान देते हैं। मुद्दा यह है कि पाक खाड़ी में कच्चा तिवु द्वीप के आसपास मछली पकड़ने के अधिकार को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद भारत और श्रीलंका के बीच तनाव का स्रोत रहा है। इसका मानवीय दृष्टिकोण देखें तो आजीविका संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों ने इस मुद्दे को मानवीय तरीके से सुलझाने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। इसी के साथ श्रीलंका में भारत द्वारा संचालित पहलों में पॉइंट पेड्रो फिशिंग हार्बर का विकास, कराई नगर बोट यार्ड का पुनरुद्धार, भारतीय सहायता के माध्यम से जल कृषि में सहयोग आदि शामिल हैं। तो अब बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। भारत खनिज कूटनीति यानी मिनरल डिप्लोमेसी को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। भारत क्रिटिकल मिनरल्स के लिए आयात पर निर्भर है। यह निर्भरता भारत की तकनीकी प्रगति में बड़ी बाधा है। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने सचेत किया है कि चीन इन संसाधनों का सामरिक हथियारों के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि उनका इन संसाधनों की आपूर्ति पर वर्चस्व है। आपको बता दें, चीन विश्व में दुर्लभ भू तत्वों यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के उत्पादन में 60% और क्रिटिकल मिनरल्स के उत्पादन में भी 60% का योगदान करता है। इसके अलावा विश्व में इन खनिजों की 80% प्रोसेसिंग पर उसका नियंत्रण है। इसीलिए भारत क्रिटिकल मिनरल्स के स्तर पर रणनीतिक कमजोरियों को दूर करने और इन खनिजों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खनिज कूटनीति की दिशा में सक्रिय प्रयास शुरू कर रहा है। अब जानते हैं कि खनिज कूटनीति क्या है। खनिज कूटनीति वास्तव में किसी देश द्वारा आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य खनिज आपूर्ति के व्यवधान के खतरों और अपने भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धियों पर निर्भरता को कम करना है। आगे बढ़ते हुए भारत की खनिज कूटनीति के स्तंभ पर भी चर्चा कर लेते हैं। इसमें संयुक्त उद्यम स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है। इसमें पहला है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड यानी KABIL काबिल की अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी। इसने ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना जैसे खनिज समृद्ध देशों के साथ समझौते किए हैं। साथ ही इसने बोलीविया और चिली में रणनीतिक क्रिटिकल मिनरल्स परिसंपत्तियों के लिए लाइसेंस भी प्राप्त किए हैं। दूसरा है भारत मध्य एशिया सहयोग। भारत और कजाकिस्तान ने टाइटेनियम स्लैग के उत्पादन के लिए एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया है। भारत ने मध्य एशिया क्षेत्र के क्रिटिकल मिनरल संसाधनों का दोहन करने के लिए भारत मध्य एशिया रेयर अर्थ फोरम के गठन का भी प्रस्ताव रखा है।
और तीसरा है सहकारी संबंध सुनिश्चित करना। भारत खनिज आपूर्ति सुरक्षा से संबंधित मिनीलेटरल और मल्टीलेटरल पहलों के साथ साझेदारी को बढ़ावा दे रहा है। आपको बता दें, क्रिटिकल मिनरल्स आपूर्ति श्रृंखला में सहयोग से संबंधित कुछ पहले शुरू की गई हैं, जैसे कि क्वाड या ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की भागीदारी है। भारत इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF में भी शामिल है। साथ ही भारत खनिज सुरक्षा भागीदारी MSP का सदस्य है। क्रिटिकल मिनरल से संबंधित G7 पहलों में भी भारत सहयोग कर रहा है। खबर के अंत में भारत की खनिज कूटनीति के समक्ष आई चुनौतियां भी जान लेते हैं। सबसे बड़ी चुनौती निजी क्षेत्र की भागीदारी की कमी है, जिससे निवेश में संकोच देखने को मिलता है। इसके साथ ही क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति श्रृंखला के लिए कोई ठोस रणनीति का अभाव है। दूसरी ओर कमजोर कूटनीतिक क्षमता भी एक प्रमुख समस्या है। विदेश मंत्रालय में इस विषय के लिए कोई अलग डिवीजन नहीं है, जिससे कूटनीतिक प्रयास कमजोर पड़ते हैं और समझौते के समय भारत का पक्ष कमजोर दिखाई देता है। इसके अलावा सतत साझेदारियों की कमी भारत की आपूर्ति श्रृंखला को खतरे में डालती है। साथ ही दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और स्पष्ट रोड मैप का भी अभाव है, जो भारत की कूटनीति को और कमजोर करता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ENWR आधारित प्रेज फाइनेंसिंग के लिए क्रेडिट गारंटी योजना CGS-NPF का शुभारंभ किया गया। यह योजना किसानों को वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी WDRA से मान्यता प्राप्त गोदामों में अपनी कृषि उपज रखने के बाद इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट ENWR के माध्यम से ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। आइए सबसे पहले जानते हैं ENWR के बारे में। ENWR पारंपरिक वेयर हाउस रिसिप्ट का डिजिटल संस्करण है, जो वेयर हाउसिंग यानी विकास और विनियमन अधिनियम 2007 द्वारा शासित है। इसके जरिए एक पंजीकृत गोदाम में जमा किए गए माल को स्थानांतरित या बेचा जा सकता है। आपको बता दें कि 2019 से WDRA ने NWR को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी करना अनिवार्य कर दिया है। इसी के साथ आइए अब इस योजना की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर डाल लेते हैं। इसके मंत्रालय की बात करें तो यह योजना उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन आती है। वहीं कुल राशि को देखें तो फसल कटाई के बाद वित्तीय सहायता के लिए कुल 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही कवरेज के अंतर्गत कृषि प्रायोजन के लिए 75 लाख रुपए तक का ऋण तथा गैर कृषि उद्देश्य के लिए 200 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा दी गई है। इसके पात्र संस्थान सभी अनुसूचित बैंक और सहकारी बैंक हैं। इनके अलावा पात्र उधारकर्ता लघु व सीमांत किसान, महिलाएं, अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति यानी ST, दिव्यांग PWD किसान, MSMEs, व्यापारी, किसान उत्पादक संगठन यानी FPOs और किसान सहकारी समितियां हैं। वहीं इसके अंतर्गत कवर किए गए जोखिम में क्रेडिट और वेयर हाउसमैन जोखिम शामिल हैं। इसी के साथ गारंटी के कवरेज को देखें तो योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों, महिलाओं, SC, ST, PWD हेतु 3 लाख रुपए तक के ऋण के लिए 85% तथा 3 लाख से 75 लाख रुपए के बीच के ऋण पर 80% कवरेज का प्रावधान है तथा अन्य उधारकर्ताओं के लिए 75% तक का कवरेज प्रदान किया जाता है। इसी के साथ चलिए अब योजना का महत्व भी जान लेते हैं। सबसे पहले किसानों द्वारा किसी संकट के दौरान दबाव में आकर बिक्री करने की घटनाओं को कम करना। यह योजना लक्षित लाभार्थियों के लिए वित्त की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करेगी। इससे किसान को संकट के समय जल्दबाजी में अपनी फसल नहीं बेचनी पड़ेगी। साथ ही यह योजना क्रेडिट और वेयर हाउसमैन जोखिम दोनों से उत्पन्न होने वाले डिफॉल्ट का समाधान करेगी। इससे बैंकरों में किसानों के प्रति विश्वास पैदा होगा। अब खबर के अंत में वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी WDRA के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह एक वैधानिक निकाय है। इसे भंडारण यानी विकास और विनियमन अधिनियम 2007 के तहत स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य NWR प्रणाली की शुरुआत करना तथा किसानों को उनकी उपज को वैज्ञानिक रूप से प्रबंधित और पास के गोदामों में सुरक्षित तरीके से संग्रहित करने की सुविधा प्रदान करना है तथा इसका मुख्य कार्य गोदामों को विनियमित करना, वैज्ञानिक भंडारण को बढ़ावा देना, आपूर्ति श्रृंखला दक्षता को बढ़ावा देना आदि है।
वेस्ट टू वर्थ मैनेजिंग इंडियाज अर्बन वाटर क्राइसिस थ्रू वेस्ट वाटर रीयूज रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र CSE और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG ने संयुक्त रूप से जारी की है। इस रिपोर्ट में जल चक्रीयता और संधारणीयता के लिए अपशिष्ट जल उपचार क्षमता पर प्रकाश डाला गया है। चलिए इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। पहला है भारत में प्रति व्यक्ति ताजे पानी की वार्षिक उपलब्धता में गिरावट। वर्तमान में ये 1700 घन मीटर से भी कम है। दूसरा है अपशिष्ट जल की अधिकांश मात्रा का उपचार नहीं होना। भारत का लगभग 72% अपशिष्ट जल निकटवर्ती नदियों, झीलों आदि में छोड़ दिया जाता है। और तीसरा है भारत में संभावनाएं। भारत में उपचारित प्रयुक्त जल क्षेत्र के तहत जल की चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत आधार मौजूद है, क्योंकि 20% भूजल ब्लॉक गंभीर स्थिति में है या उनका अत्यधिक दोहन हो चुका है। इतना ही नहीं, 55% घरों में नालियां खुली हैं या वे हैं ही नहीं। अब भारत में अपशिष्ट जल उपचार के समक्ष आई चुनौतियां भी जान लेते हैं। पहली चुनौती है सीवेज उपचार संयंत्रों यानी STPs की कम परिचालन क्षमता। वर्तमान में स्थापित सीवेज उपचार क्षमता लगभग 31,000 मिलियन लीटर प्रतिदिन यानी MLD है, लेकिन परिचालन क्षमता लगभग 26,000 MLD ही है। अन्य चुनौतियों में सभी प्रकार के अपशिष्ट जल का आपस में मिश्रण, सीवेज नेटवर्क का अभाव, अपशिष्ट जल प्रबंधन को प्राथमिकता न देना आदि शामिल है। आगे बढ़ते हुए रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें भी जान लेते हैं। इसमें सबसे पहली है गवर्नेंस में सुधार करना। नीतियों को जिला या शहर स्तर पर उपनियमों के जरिए समर्थन देना चाहिए तथा उनकी प्रभावी निगरानी की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए कर्नाटक में शहरी स्थानीय निकायों यानी ULBs ने अपशिष्ट जल पुनः उपयोग संसाधन केंद्र के साथ समन्वय सहित जिम्मेदारियों को निर्धारित किया है। दूसरी है जल के पुनः उपयोग में समानता और न्याय। यह विशेष रूप से अनियोजित और अनौपचारिक बस्तियों के वंचित निवासियों के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके अलावा शहरी स्तर पर विकेंद्रीकृत सीवेज उपचार संयंत्र यानी STPs के बारे में भी बताया गया है। बेंगलुरु जिले को इसकी प्राकृतिक स्थलाकृति के आधार पर 3 जोन्स में विभाजित किया गया है ताकि विशेष क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। अंत में भारत में अपशिष्ट जल उपचार के लिए शुरू की गई नीतिगत पहलों पर भी एक चर्चा कर लेते हैं। पहली पहल है स्वच्छ भारत मिशन SBM 2.0। इसमें उपयोग किए गए जल यानी यूज्ड वाटर के पुनः उपयोग की सिफारिश की गई है। दूसरी है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत 2.0। इसके तहत 0.01 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले सभी शहरों के लिए अपने प्रयुक्त जल का पुनर्चक्रण करना अनिवार्य किया गया है। और आखिरी है उपचारित अपशिष्ट जल के सुरक्षित पुनः उपयोग पर राष्ट्रीय रूपरेखा। इसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG द्वारा जारी किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अंतिम मुख्य खबर की ओर। डिजिटल युग में प्रौद्योगिकी समर्थित जेंडर आधारित हिंसा यानी TFGBV से निपटने की चुनौती बढ़ रही है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की एक स्टडी के अनुसार 38% वयस्क महिलाओं ने व्यक्तिगत रूप से प्रौद्योगिकी समर्थित लैंगिक हिंसा का सामना किया है। चलिए सबसे पहले जानते हैं प्रौद्योगिकी समर्थित लैंगिक आधारित हिंसा TFGBV के बारे में। TFGBV वास्तव में इंटरनेट या मोबाइल तकनीक के जरिए किसी अन्य जेंडर के या अलग सेक्सुअल पहचान वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने वाले कृत्य हैं। इनमें हानिकारक लैंगिक मानदंडों को लागू करके नुकसान पहुंचाना भी शामिल है। आपको बता दें कि TFGBV के कई हानिकारक रूप हो सकते हैं, जैसे साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन ट्रोलिंग, अंतरंग तस्वीरों को बिना सहमति के साझा करना, नकली प्रोफाइल, वॉयरिज्म आदि के जरिए धोखाधड़ी करना तथा स्वयं को किसी अन्य व्यक्ति के रूप में पेश करना आदि। इसी के साथ TFGBV के मुख्य लक्षणों पर एक नजर डालते हैं। पहला है सभी क्षेत्रों या देशों में स्वयं को गुमनाम रखते हुए सक्रिय रहना। इससे अपराधियों की पहचान करना और उन्हें अपराध करने से रोकना या जवाबदेह ठहराना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा, कम लागत वाली तकनीक का उपयोग करके तथा बिना अधिक कौशल, समय और प्रयास के साथ आसानी से अपराधों को अंजाम दिया जा सकता है। इसी के साथ सजा से बचते हुए अपराधों को अंजाम दिया जा सकता है। दुर्व्यवहार करने वाले और अपराधी अक्सर किसी भी तरह की सजा या जवाबदेही से बच जाते हैं तथा डिजिटल कंटेंट तेजी से वायरल हो जाते हैं। इससे दुर्व्यवहार करना जारी रखा जाता है। इससे पीड़ितों को बार बार मनोवैज्ञानिक आघातों का सामना करना पड़ता है। चलिए अब TFGBV से निपटने के लिए आगे की राह जानते हैं।
पहला है ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट की सिफारिशों को लागू करके सेक्सुअल और लैंगिक हिंसा को अंजाम देने में प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग को हतोत्साहित किया जा सकता है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र समिट ऑफ द फ्यूचर में भारत सहित कई देशों ने इस कॉम्पैक्ट को अपनाया था तथा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों का विस्तार करना चाहिए। इसी के साथ नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट को पोस्ट करने से रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद लेनी चाहिए। साथ ही यूजर फ्रेंडली रिपोर्टिंग व्यवस्था विकसित करनी चाहिए। इसके लिए टेक कंपनियों के साथ सहयोग बढ़ाना चाहिए। इनके अलावा पीड़ितों की मदद करने के लिए मजबूत समर्थन प्रणाली स्थापित करनी चाहिए। इससे पीड़ितों को परामर्श, कानूनी सहायता और पुनर्वास सहायता प्रदान की जा सकती है। टेक सखी एक ऐसी ही प्रणाली है। चलिए खबर के अंत में TFGBV से निपटने के लिए भारत की रणनीतियां जान लेते हैं। पहला है कानूनी फ्रेमवर्क, जिसके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 तथा भारतीय न्याय संहिता 2023 बनाया गया है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को महत्व देते हुए महिलाओं की स्थिति पर आयोग के 67वें सत्र का आयोजन किया गया है। तीसरी रणनीति है रिपोर्टिंग और सपोर्टिंग तंत्र विकसित किया गया है, जिसके तहत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल तथा सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम संचालित किया जाता है। इसी के साथ डिजिटल शक्ति प्रोग्राम के माध्यम से महिलाओं के लिए विशेष उपाय भी किए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। आज हम जानेंगे जॉर्जिया के बारे में, जिसकी राजधानी है तिबिलिसी। हाल ही में जॉर्जिया में कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता के कारण 11 भारतीयों की मौत हो गई। आइए सबसे पहले इसकी भौगोलिक अवस्थिति के बारे में जान लेते हैं। यह दक्षिण काकेशस के पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र में अवस्थित है। इसकी भूमि सीमाएं देखें तो इसकी सीमाएं उत्तर और उत्तर पूर्व में रूस से, पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में अजरबैजान से तथा दक्षिण में आर्मेनिया व तुर्की से लगती हैं। वहीं जॉर्जिया की समुद्री सीमा की बात करें तो इसके पश्चिम में काला सागर स्थित है। जॉर्जिया की भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो यहाँ की पर्वत श्रृंखला का नाम ग्रेटर काकेशस श्रृंखला है। इसका सबसे ऊंचा बिंदु माउंट शखरा है। यहाँ की प्रमुख नदियां इंगुरी, रियोनी और काडोरी हैं। यहाँ की जैव विविधता की बात करें तो यह WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की प्राथमिकता वाले काला सागर बेसिन में स्थित है। यह कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा पहचाने गए 2 जैव विविधता हॉटस्पॉट काकेशस और ईरान अनातोलियन का हिस्सा है। वहीं जॉर्जिया के संघर्ष क्षेत्रों में अबखाजिया, दक्षिण ओसेशिया और अजरिया शामिल हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। हाल ही में एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हेंडरसन सिद्धांत की व्याख्या की। इस सिद्धांत का उल्लेख सबसे पहले हेंडरसन बनाम हेंडरसन 1843 नामक ब्रिटिश मामले में किया गया था। हाल ही में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी CDOT ने ड्रोन का उपयोग करके चेहरे की पहचान फेस रिकॉग्निशन यूजिंग ड्रोन तकनीक विकसित करने के लिए साझेदारी की है। CDOT दूरसंचार विभाग यानी DOT के तहत कार्य करता है। हाल ही में कैलिफोर्निया के मालिबू में हुई वनाग्नि की घटना का मुख्य कारण सांता एना पवनों और जलवायु परिवर्तन को बताया जा रहा है। सांता एना पवनें ग्रेट बेसिन क्षेत्र यानी उच्च दाब तथा कैलिफोर्निया के तट यानी कि निम्न दाब के मध्य दाब में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। हाल ही में हरित आवरण में वृद्धि के लिए वृक्षारोपण के पारंपरिक तरीकों के अलावा मियावाकी वृक्षारोपण जैसी कई नवीन पद्धतियां भी अपनाई जा रही हैं। हाल ही में SHRI श्री कार्यक्रम के 5 साल पूरे हुए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने भारत के प्राचीन ज्ञान को समकालीन वैज्ञानिक नवाचारों के साथ मिलाने के परिवर्तनकारी प्रभावों को रेखांकित किया। वैज्ञानिकों को मानव बस्तियों से दूर रहने वाली नॉर्थ अटलांटिक ओरकास के ब्लबर में भी उच्च मात्रा में विषाक्त POPs प्राप्त हुए हैं। POPs कार्बन युक्त रासायनिक पदार्थ हैं। ये पर्यावरण में लंबे समय तक अस्तित्व में रहते हैं। मिरर बैक्टीरिया ऐसे सिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जिनके निर्माण खंड उनके प्राकृतिक समकक्षों के एनेंटिओमर होते हैं। एक एनेंटिओमर को उन 2 रासायनिक रूप से समान आणविक प्रजातियों में से एक के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो एक दूसरे की नॉन सुपरपोजेबल मिरर छवियां होती हैं। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।